हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में भी आता है, और वो है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस। ऑब्वियसली अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे मैंने मंदिर में हाँ की कि मैं रोज आके झाड़ू लगाऊंगा, फिर मैं नहीं जा रहा। किसी ने अपने भाई को बोला रोज तेरे को मैं स्कूल छोड़ दूंगा, फिर वो नहीं छोड़ रहा। कुछ भी पर्सनल, सोशल, रिलीजियस प्रॉमिसेस या सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर ली हो, कोई ये एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट यही रूल है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां कंसिडरेशन ना होने के बावजूद एनफोर्सिबिलिटी होती है, यानी तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पहला, कोई ऐसा एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जो कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। पिता ने बेटे के नाम, बेटी के नाम, आदमी ने अपनी वाइफ के नाम, किसी ने अपने पिता के नाम, भाई के नाम, दोस्त के नाम, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दोस्ती के नाम, किसी के भी नाम, अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दी तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड है। दो तीन बातें हो गई इसका मतलब इसमें। पहला, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा, दूसरा, बिटवीन पार्टीज इन ए नियर रिलेशन। अब आप बोल रहे हो सर अभी तो आप दोस्ती की भी बात कर रहे थे। देखो, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर प्रॉपर रजिस्ट्री हो जाती है तो कोर्ट उसको डिनाई नहीं करेगा, तो वो भी एक तरह से नियर रिलेशन ही है। आप बोलोगे फिर ये रिलेशन कैसे है सर, थोड़ा तो समझाओ। अरे एक अननोन आदमी अगर ऐसे किसी के उस पर गन रखकर रजिस्ट्री करा ले तो फिर वो थोड़ी हुआ, कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे तो डाउट ही हो जाएगा ना। कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी किसी अननोन आदमी को थोड़ी कर देता है। तो कुछ तो रिलेशनशिप हो, दोस्ती भी एक रिलेशनशिप है अपने आप में। देन इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। आमतौर पर अगर स्पेशली प्रॉपर्टी का मामला है तो रजिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है। अगर ये सारी कंडीशंस हैं पूरी तो फिर एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सिबल है। ठीक है, अब एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। अ फादर एग्जीक्यूट्स अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉमिसिंग टू ट्रांसफर 10 लाख टू हिज डॉटर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। पिताजी ने लिख के दे दिया, रजिस्ट्री कर दी कि भैया मैं 10 लाख रुपए तुमको दूंगा। नाउ दिस इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, जबकि डॉटर ने तो कोई कंसिडरेशन दिया नहीं, बट फिर भी वैलिड है। अब एक टिपिकल एग्जांपल, टिपिकल केस है राजलखी दबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। बहुत बढ़िया नाम है। अब इस केस में क्या हुआ कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मंथली अलाउंस देने का प्रॉमिस कर दिया जब उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। बाद में भाई साहब ने नहीं दिए होंगे पैसे। अब आप बोलोगे सर ये तीन बातें हैं, अगर ये तीनों पूरी हैं, मान लेते हैं कि उसने राइटिंग एंड रजिस्टर्ड भी कर दिया, रिलेशनशिप तो है वाइफ का, बट कोर्ट ने कहा यार नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी तो जरूरी है। अब अगर आपका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ही हो रहा है तो लव एंड अफेक्शन तो खत्म, और जब लव एंड अफेक्शन ही खत्म तो फिर तो ये तीनों बातें तो पूरी नहीं हुई। ना तो कोई रिलेशनशिप है, राइटिंग रजिस्टर्ड भी है, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, तो फिर इस एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये फैसला हुआ। सिंस द पार्टीज वर नॉट ऑन अफेक्शनेट टर्म्स द एग्रीमेंट वाज इनवैलिड। आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब कोर्ट में जो मेंटेनेंस वाइफ को मिलती है वो इनवैलिड होती है ना। वहां तो कोर्ट की डायरेक्शंस है ना, वो सेक्शन 25 में एग्रीमेंट थोड़ी है, वो तो कोर्ट की डायरेक्शंस है। कोर्ट का फैसला होता है हर महीने अपनी वाइफ को इतना मेंटेनेंस दो, वो अलग चीज है, ये अलग है, ये तो आपस में ही फैसला किए थे ना। तो एक पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया शुरू में, जो हमने पढ़ा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन, एक पॉइंट हमने पढ़ लिया। इन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन चलेगा। दूसरा है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ऐसा होता है ना, किसी ने आपकी बहुत कोई हेल्प कर दी, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल ले गया, कोई आग में था वहां से बचा लिया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, कोई चीज गुम गई थी ढूंढ के ला दी, बच्चा, पेट, पर्स, मोबाइल, पासपोर्ट, कुछ भी। तो ऐसे में कई बार हम प्रॉमिस कर देते हैं जिसका पूरा प्रूफ भी हो कि हाँ भाई मैं आपको इसके बदले में ये पैसे दूंगा। अगर प्रॉमिस नहीं किया फिर तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉमिस कर दिया तो फिर वो एक एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि आप तो अपनी कंसिडरेशन कर ही चुके हो ना, आपने उसको बचा लिया या उसकी चीज ढूंढ दी या जो करना था कर दिया। अब उसने प्रॉमिस कर दिया तो फिर वो प्रॉमिस एनफोर्सिबल हो जाएगा। सो इफ ए पर्सन हैज वॉलंटरली डन समथिंग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, डन समथिंग, वो अपना हिस्सा कर चुका है। अब प्रॉमिसर प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट, उसने बोला मैं आपको दूंगा पैसे, तो सच ए प्रॉमिस इज एनफोर्सिबल इवन दो द एक्ट वाज डन बिफोर द
प्रॉमिस, पैसा देने से पहले ही वो अपनी सर्विस दे चुका है, वो चाहे तो ऐसा कुछ प्रॉमिस ना करे, बट अब कर दिया तो कर दिया। अब जैसे ये है ए फाइंड बीज लॉस्ट बैग, ठीक है, ए फाइंड बीज लॉस्ट बैग एंड सेफली रिटर्न्स इट। उसने कहा मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा, तो दिस प्रॉमिस इज वैलिड, ये एनफोर्सेबल है। कल को अगर वो 5,000 रुपए ना दे तो वो कोर्ट में जा सकता है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एक बंदे ने रशिस अ सिक पर्सन टू द हॉस्पिटल, बीमार को अस्पताल ले गया, बाद में फैमिली ने कहा कि तेरे खर्चे हम रीइंबर्स कर देंगे, तो द प्रॉमिस इज एनफोर्सेबल। ठीक है, चलो जी। तो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये सपोर्ट करती हैं इस प्रिंसिपल को। दो सिचुएशन हमने पढ़ ली, एक तो हो गया कि भाई आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और एक दूसरा किसी ने अगर आपकी कभी मदद की हो, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो ये हो जाएगा। तीसरा टाइम बार डेट, इसको पहले समझ लो। अगर किसी ने किसी को उधार दिए हैं तो आप उससे वो पैसे वापस मांग सकते हो, लेकिन 3 साल के अंदर। अगर 3 साल बीत गए ड्यू डेट के, तो फिर आप उस पैसे को कोर्ट के थ्रू तो कम से कम नहीं ले सकते, बात खत्म। वैसे ले सकते हो, दम है तो ले लो मजाक कर रहा हूं, फिर वो खत्म ही है। इसी को टाइम बार डेट बोलते हैं। आप मेरे को ये मत पूछना सर अगर लोन ही 5 साल का हो तो फिर क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ जो ड्यू डेट है, सपोज आपने किसी को 5 साल के लिए उधार दिया, 5 साल तक आपने मांगे भी नहीं और उसके तो ऑब्वियसली दिए भी नहीं। 5 साल बाद आपने उससे मांगे कि अब 5 साल हो गए, मेरे पैसे वापस कर, उसने कहा मैं नहीं दे रहा। तो अब वो 5 साल बीतने के बाद अगले 3 साल, यानी कि 5 के बाद 6ठे साल तक, 7वें और 8वें तक आप कोर्ट में केस करके उससे रिकवरी कर सकते हो। फिर वो 3 साल निकल गए ड्यू डेट से, उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन सपोज 3 साल बीतने के बाद 4 साल बीत गए, 5 बीत गए, 6 बीत गए, मान लेते हैं अचानक आपको किसी दिन भगवान ने दर्शन दिए सपने में और आपको बोला कि भाई उसके पैसे दे दियो, जब कभी भी तेरे पास हो एटलीस्ट प्रॉमिस तो कर। तो आपने उसको प्रॉमिस कर दिया, जैसे भी कर दिया, मजाक की बात अलग है, भगवान ने दर्शन दिए या आपको वैसे ही सद्बुद्धि आई या जो भी हुआ, आपने हाँ कर दी, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। अब दे दूंगा तुमने अगर एक बार प्रॉमिस कर दिया तो फिर चाहे दिए चाहे ना दिए, वो दोबारा से इनफोर्सिबल हो जाएगा। सो ये है कहानी। देयर इज अ डेट विच हैज बिकम बार्ड बाय लिमिटेशन। बात आ रही समझ में? ये एक वो डेट था जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, बट उसने एक रिटर्न प्रॉमिस कर दिया कि दे दूंगा, एंड इट इज साइंड बाय द डेटर या उसके एजेंट ने कर दिया, मतलब प्रॉपरली साइन करके लिख के दे दिया कि दे देंगे भाई तेरे पैसे, तो फिर आप इसको एनफोर्स कर सकते हो, फिर ये एनफोर्सिबल बन जाएगा। ए ने एग्जाम्पल है यहां पर कि 1 लाख रुपए का उधार लिया, अब वो टाइम एक्सपायर हो गया तो ही कैनॉट स्यू। उसने फिर बाद में प्रॉमिस कर दिया 1 लाख के बदले में चाहे 50,000 का प्रॉमिस किया, लेटर ए साइंस ए लेटर प्रॉमिसिंग टू पे 50,000, तो ये जो नया प्रॉमिस है ये एनफोर्सिबल। आप समझ पाए ये एक एग्जाम्पल को? किसी बंदे के लाख रुपए ड्यू थे, 3 साल निकल गए तो बात खत्म हो गई। अब उसने लेकिन राइटिंग में कह दिया मैं लाख तो नहीं 50 दे दूंगा, तो 50 एनफोर्सिबल है, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। केस लॉ भी ले लेते हैं, तुलसीराम वर्सेस सेम सिंह। इसमें कोर्ट ने ये माना कि अगर एक रिटर्न और साइंड प्रॉमिस है, ऑर्डिनरी प्रॉमिस की बात नहीं हो रही, एक रिटर्न और साइंड प्रॉमिस की बात हो रही है, तो फिर ये एक एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, केस याद रख सको तो अच्छा है, इजी इंपॉर्टेंट केस है, तुलसीराम वर्सेस सेम सिंह। तो आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, रीजनेबली इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पर परचेज करना है तो भी नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू।